नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की। इन दिनों उत्तराखंड में पहाड़ दरकने के एक से एक खतरनाक वीडियो सामने आ रहे हैं, मगर बड़कोट से अब तक का सबसे खतरनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें पूरा का पूरा पहाड़ दरकता है। और कितना बड़ा पहाड़ का हिस्सा आप देखिए दरक रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है और उसके बाद देखिए पहाड़ी दरकते हुए कहाँ तक। बड़े बड़े पेड़, जिन पेड़ों की वजह से ये मिट्टी, ये चट्टानें रुकी हुई टिकी हुई होती हैं, वो पेड़ तक भूस्खलन में सब क्या सब तबाह हो। पहाड़ी दरकने का जो खतरनाक वीडियो आप देख रहे हैं, बड़कोट का ये वीडियो है। पहाड़ियां टूट टूट कर गिर रहे हैं। बरसात की वजह से इस मिट्टी ने पानी पी लिया है और उसके बाद ये दरक रहे हैं। और वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया। आप चीखते हुए लोगों के शोर को सुन सकते हैं जब ये टूट कर गिरा। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की बीजेपी में वापसी हो गई। पार्टी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने उनके घर वापसी करवा दी है। बंशीधर भगत का कहना है कि चैंपियन को अपने किए पर अफसोस है। उधर चैंपियन ने इस मौके पर बंशीधर के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दिया। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के हाथों में गुलदस्ते की तस्वीर देखने में अजीब लग सकती है, थोड़ा हैरान कर सकती है। क्योंकि अपने बेपरवाह अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले चैंपियन की आखिरी तस्वीरें जो मीडिया में आई थी और जनता ने देखी थी, उसमें उनके हाथों में असलहे, जिसमें पिस्टल और राइफल थी। वक्त की बात है, तब चैंपियन का ये अंदाज सुर्खियां बटोर रहा था। अपनी ही पार्टी के विधायक से चैंपियन की जंग ने पार्टी की फजीहत कराई और उत्तराखंड के लिए अपशब्द कहने वाले चैंपियन की ये हरकत पार्टी को चुभने लगी। पार्टी ने सख्त संदेश देते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये कवायद 6 साल के लिए की गई थी, लेकिन 1 साल के भीतर चैंपियन की वापसी का आधार उनके आचरण में सुधार बताया गया है। कुंवर चैंपियन साहब को पार्टी में दोबारा से हम आज ले रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो अनुशासन में रहकर भारतीय जनता पार्टी की रीति के अनुसार काम करेंगे। और मुझे खुशी है, पिछले 1 वर्ष से जब से उनको निष्कासन दिया गया, तब से अब तक कोई ऐसा अमर्यादित कार्य या अमर्यादित भाषा का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। और पार्टी के गिले शिकवे चैंपियन से दूर हो चुके हैं। चैंपियन भी अब कड़वी यादों को ढोने को तैयार नहीं। उनकी ये वापसी भूल सुधार का एक मौका जैसा है। दिसंबर में जिला पंचायत का चुनाव हुआ। हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया। मेरी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। उनकी वोट और सदस्यों की वोट दिलवा करके पहली बार हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। पिछले वर्ष आदरणीय बंधुओं की वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें मुझे दिखाया गया था अपने प्रदेश के लिए अपशब्द व्यक्त करते हुए। मैंने तभी खेद व्यक्त किया था और आज पुनः हाथ जोड़ के अपने देवभूमि वासियों से माफ़ी मांगता हूँ कि देवभूमि का बच्चा हूँ, इसी माटी का लाल हूँ और देवभूमि तो अपने बच्चों को माफ़ करती आई है और मेरा तो नाता बहुत गहरा है। हालांकि चैंपियन की वापसी की राह आसान नहीं रही। सूत्रों की माने तो चैंपियन की वापसी के पक्ष में प्रदेश के कई नेता नहीं रहे, जिनमें राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी एक है, जिनका मानना था कि चैंपियन की वापसी पार्टी में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने आलाकमान से चर्चा करने की बात कही थी।
हालांकि प्रदेश इकाई पूरी तरह चैंपियन की वापसी पर राजी थी, जिसे लेकर अजय भट्ट पहले ही मीडिया को इशारा कर चुके थे। भाजपा में वापसी पर परिवार के लोगों का भी दावा है कि हालात बदल चुके हैं और चैंपियन भी। बीते एक साल में कई बदलाव चैंपियन के भीतर आए हैं, जिसका फायदा आने वाले वक्त में पार्टी को मिलेगा। कुल मिलाकर मिशन 2022 में जुटी भाजपा चैंपियन को लेकर कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती। एक एक विधायक को साध कर रखने की गरज से चैंपियन की वापसी को देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चैंपियन की घर वापसी तो हो गई, मगर खबर यह है कि इससे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी नाराज हैं। बंशीधर भगत का कहना है कि बलूनी की नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी। कोई भी काम करेंगे, किसी की नाराज़गी भी होगी, किसी की खुशी भी होगी। उनसे भी बात हमारी हुई है। हमने कहा भी कोर कमेटी का फैसला है, कोर कमेटी में बात हुई है कि वो अपनी बातों पर खेद प्रकट करते हैं तो फिर एक बार मौका मिलना चाहिए। ऐसा हमने अनिल बलूनी जी से भी बात कर ली है। अनिल बलूनी राष्ट्रीय नेता हैं और उनका पूरा अधिकार बनता है नाराज़ होने का, खुश होने का। तो उनसे बात हुई है, अब देखिए क्या होता है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, महेश नेगी, विधायक महेश नेगी ने नोटिस का जवाब दिया है। नोटिस का जवाब दे दिया है महेश नेगी ने। ये बड़ी खबर आपको दे दें, यौन उत्पीड़न के आरोप पर उन्होंने ये जवाब दिया और महेश नेगी का कहना है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मेरे खिलाफ ये साजिश है। बंशीधर भगत ने, आपको ये बता दें कि नोटिस भेजा था महेश नेगी को और नोटिस का जवाब उन्होंने यूं दिया है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, सबूत जुटाकर जल्द पुलिस से संपर्क करूंगा, ये महेश नेगी का कहना है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि वो हर तरह की जांच से गुजर सकते हैं, मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं, महेश नेगी ने ये बयान दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, महेश नेगी को नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे महिला के द्वारा साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, इसमें कुछ और नेता भी शामिल है और जल्द ही सभी साक्ष्य लेकर मैं मीडिया के सामने भी आऊंगा। ये सारी बातें उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से कही है। द्वाराहाट से विधायक महेश नेगी पर महिला से यौन उत्पीड़न का आरोप है। इस पर बंशीधर भगत ने कहा कि अगर आरोप सिद्ध हुए तो महेश नेगी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उधर मंत्री रेखा आर्या ने भी कहा कि महिला को इंसाफ मिलेगा। शासित पार्टी है और चरित्रहीनता तो बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट उनकी पत्नी ने किया है कि हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं और ये किया जा रहा है। उन्होंने रिपोर्ट लिखाई, उसके बाद महिला ने भी रिपोर्ट लिखाई है। पुलिस जांच कर रही है, विषय जांच का है। जांच के बाद अगर महेश नेगी आरोपित होते हैं या अपराधी माने जाते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत कड़ा कदम उठाएगी। महिला की जो तहरीर है वो हमारे महिला आयोग में आई थी और साथ साथ में उसके बच्चे के संदर्भ में भी बाल अधिकार संरक्षण आयोग में भी ये विषय आया था। इसलिए दोनों का ही संज्ञान लिया गया है और इसके लिए एसएसपी को भी निर्देशित किया गया है कि उसमें जांच और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है सारी चीज़ें अभी जांच के दायरे में है और हमारा विभाग निश्चित रूप से किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगा और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और मुश्किलें इससे लोगों की बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो उत्तराखंड में 8 जिलों में 25 अगस्त से 28 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना बन रही है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और हरिद्वार जिले में भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं आज से बारिश में और ज्यादा तेजी आएगी। 8 जिलों में भारी या फिर भारी से भारी बारिश हो सकती है। रवि कैंतुरा इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं।
रवि, किस तरह का मौसम है? मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है वो किन किन जिलों के लिए है और असर कितना देखने को मिल रहा है? जी देखिए राजीव, अगर हम मौसम की बात करें तो अभी मैदानी इलाकों में तो धूप निकली हुई है, लेकिन अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो काफी जगह ऐसे हैं जहाँ पर बारिश हो रही है। और देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, हरिद्वार जो जिले हैं इनमें भारी से भारी बारिश का अलर्ट है। और ये करीब ये जो मौसम है 28 अगस्त तक ऐसे ही बना रहेगा। तो अभी आने वाले कुछ दिन जो है और भारी है उत्तराखंड पे। तो इसके साथ ही अभी काफी जगह ऐसी है उत्तराखंड में जहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है। और लगातार इससे जो नुकसान है वो सड़कों का है, सड़कें अवरुद्ध है और कई जगह जो है भूस्खलन की जो घटनाएं हो रही हैं उससे भी जीवन अस्त व्यस्त जरूर है। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि 4 से 5 दिन और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी राजीव। जी रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 28 तारीख तक मौसम कुछ ऐसा ही बना रहेगा। भारी से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो 3 दिन अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। अब बड़ी खबर आपको देते हैं। देहरादून से लखनऊ के लिए आज से हवाई सेवा शुरू। हफ्ते में 3 दिन देहरादून से लखनऊ के लिए यह हवाई सेवा है। और पैसेंजर कम होने के चलते हवाई सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत फिर से हो गई है। ये एक राहत भरी बात है कि जिसको लखनऊ जाना है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जाना है देहरादून से, तो वो हवाई सेवा का इस्तेमाल कर सकता है, हवाई सेवा का लाभ उठा सकता है। और हफ्ते में सिर्फ 3 दिन देहरादून से लखनऊ के लिए हवाई सेवा चलेगी। और इसके पीछे की वजह यह है कि पैसेंजर चूंकि कम है। अब पैसेंजर कम थे तो पहले तो बंद ही हो गई थी हवाई सेवा, लेकिन अभी 3 दिन इसको शुरू करने का मन बनाया गया है। 3 दिन इसको शुरू किया गया, 3 दिन के लिए। पैसेंजर चूंकि कम है, लेकिन देहरादून से लखनऊ की हवाई सेवा शुरू हो गई है। विनोद हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। विनोद, हवाई सेवा शुरू हो गई 3 दिन के लिए, वो कौन कौन से दिन होंगे और कितनी फ्लाइट्स चलने वाली हैं देहरादून से लखनऊ के लिए? देखिए राजीव, अभी जिस तरह से तमाम फ्लाइट्स कोरोना काल में प्रभावित थी तो कुछ सीमित ही फ्लाइट्स अभी उड़ाने की एक राय बन पाई है प्रबंधन की तरफ से। और मंगल, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ये फ्लाइट का भी शेड्यूल रखा जाए। हालांकि तब्दीली इसमें की जाएगी, लेकिन 3 दिनों में सप्ताह में 3 बार ये फ्लाइट चलेंगी देहरादून से लखनऊ के लिए। लेकिन अभी पूरा शेड्यूल अभी नहीं आया है, लेकिन इतना है कि जैसे जैसे पटरी पर जिंदगी लौट रही है तो थोड़ा सामान्य स्थिति में आने के लिए हवाई सेवा भी शुरू हो गई है, तो तमाम यात्रियों के लिए सुविधा हो। और क्योंकि लगातार उत्तराखंड में देश से लेकर विदेश तक के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, यात्री सीजन आते थे, लेकिन इस बार तमाम सभी चाहे परिवहन हो चाहे हवाई सेवा हो पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं, जिसके चलते तमाम कोरोना काल संकट आता रहा और जिसके चलते अब हवाई सेवा में तब्दीली करते हुए 3 दिनों के लिए हवाई सेवा देहरादून से लखनऊ के लिए शुरू हो गई। जी विनोद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 3 दिन ये हवाई सेवा शुरू की गई है। मसूरी के शिवनकोट में रह रहे 84 परिवार सड़क पर आ गए हैं। दरअसल प्रशासन ने इन परिवारों से जमीन खाली करवानी शुरू कर दी है। हालांकि प्रशासन ने फिलहाल इन लोगों को 15 दिनों का समय दिया है। मसूरी के शिफनकोट में लोगों का ये विरोध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई को लेकर है। प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने पहुंची तो लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। वो मजदूर वहाँ पे अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, उनको किस तरह से खदेड़ा गया, शासन प्रशासन द्वारा क्या उनके साथ व्यवहार किया गया, ये तमाम सवाल। पूरी ये जो पुलिस की फोर्स आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी छावनी मसूरी बना दी गई है। क्या भाजपा सरकार के साथ यही उम्मीद लगा सकते हैं कि तुम मजदूर विरोधी हो, मजदूरों के साथ जो आप अन्याय कर रहे हो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिफनकोट में करीब 84 परिवारों के अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। मसूरी के अब तक के इतिहास में अतिक्रमण के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्रवाई। जो लोग अपना सामान खुद लेके जाना चाहते हैं उन्हें एक समय दे दिया, पर उनसे एक शपथ पत्र ले लिया जाए कि वो लोग न्यायालय के आदेश का अनुपालन करेंगे। ऐसे में जिन लोगों ने वो शपथ पत्र दिया है उनको 10 तारीख तक का समय दिया गया कि वो स्वयं के खर्च से हटाना। अगर नहीं हटाते हैं तो फिर हमें उसे हटाना पड़ेगा और उनसे उसका खर्च भी वसूलेंगे। सरकारी भूमि पर रह रहे 84 परिवारों के मकानों पर जेसीबी गरज रही है। जिला प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चला रही है। मामला बड़ा है, इसीलिए मसूरी गांधी चौक पर शिफनकोट को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है।
बारिश के बावजूद भी कुछ घरों पर अतिक्रमण की कार्रवाई हुई। 17 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय ने इनके स्टे को निरस्त किया और उनके खिलाफ आदेश पारित किया। अब उच्च न्यायालय का पालन कराना सरकार का, प्रशासन का की जिम्मेदारी है। लेकिन मानवता के नाते क्योंकि क्षेत्र का विधायक हूँ, ये गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, हमारे लोग हैं, मैंने बातचीत की है शासन में, प्रशासन में, मुख्यमंत्री जी से बात की है, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो हमने इनको 10 तारीख तक का समय दिया। इस बीच हम कोशिश करेंगे कि उनकी कहीं व्यवस्था बनाई जाए। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि अतिक्रमण को हर हाल में हटाया जाएगा। अतिक्रमणकारियों को फिलहाल 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन के भीतर इन्हें सरकारी जमीन से कब्जा हटाना होगा, जिसके लिए प्रशासन ने एक एग्रीमेंट साइन करवाया है। मसूरी से एबीपी गंगा के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ई मीटिंग सॉफ्टवेयर की शुरुआत की। ई मीटिंग सॉफ्टवेयर एक स्मार्ट मीटिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में होने वाली बैठकों को और बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। बैठक में हिस्सा लेने वाले अधिकारी बैठक का एजेंडा और प्रस्तावित चर्चा के बिंदु 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे। माना जा रहा है कि ई मीटिंग सिस्टम से अधिकारियों के काम करने की गति में और तेजी आएगी। उत्तराखंड में सोलर ऊर्जा के इस्तेमाल पर काफी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना का खाका तैयार हो गया है, जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 10,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार हर सोलर प्लांट से 4.5 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली खरीदेगी। जी हां, 4.5 रुपए प्रति यूनिट पर। योजना के जरिए लोग घर बैठकर 15,000 रुपए तक कमा सकेंगे। सोलर ऊर्जा से लोगों को रोजगार देने का ये लक्ष्य और इसका खाका, इसका पूरा का पूरा रोड मैप सोलर स्वरोजगार योजना का तैयार हो गया है और जल्द ही इस योजना को लॉन्च करने की तैयारी भी है। और इसमें 25 किलोवाट तक के अनुमन्य होगा एक व्यक्ति के नाम पर। और वो जो हमारे MSME की जो गाइडलाइंस हैं उसके आधार पर उनको सब्सिडी भी मिलेगी और उनकी जो बिजली वो पैदा होगी वो गवर्नमेंट खरीदेगी। गवर्नमेंट के साथ उनका PPA होगा और जैसे अन्य विद्युत उत्पादकों के साथ शर्तें होती हैं, इसमें थोड़ा सा हमने ये किया कि हमने 4.5 रुपया यूनिट देने का निश्चय किया है। इसमें 15,000 रुपये के लगभग महीना उनको कमाई हो जाएगी। इस ढंग से हमने 10,000 लोग कम से कम इससे रोजगार पाएंगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की बात किसी से छिपी नहीं है और इसी को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य निदेशालय में पहुंचा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेस नेता स्वास्थ्य निदेशालय पहुंचे थे, मगर प्रदर्शनकारियों को निदेशालय के गेट पर ही रोक लिया गया। इसके बाद कांग्रेसियों ने गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने राज्य की बदहाल सेवा व्यवस्थाओं को डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती को एक ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस ने गैरसैंण और अल्मोड़ा में गर्भवती महिला की मौत के मुद्दे को भी यहां पर हवा दी। मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हैं। राज्य में लगातार स्वास्थ्य की जो हालत है वो लगातार गड़बड़ाती जा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर CSC PSC बंद पड़े हुए हैं। जिला अस्पतालों में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, महिला विशेष जो रोग विशेषज्ञ हैं वो नहीं है। तो इस प्रकार से हालात अगर प्रदेश में होंगे तो कैसे काम चलेगा। हमने आज ज्ञापन देने का मन बनाया था, वहाँ ज्ञापन देने गए तो पुलिस ने गेट बंद कर दिया। हमने वहाँ धरना दिया, प्रदर्शन किया, उपवास किया। उसके बाद DG हेल्थ वहाँ पर ज्ञापन लेने गेट पर आई। उन्होंने कहा कि अंदर कोरोना के कुछ पेशेंट डिटेक्ट हुए हैं, इसलिए हमने गेट बंद किया हुआ है। लेकिन अगर इस प्रकार से राज्य के अंदर स्वास्थ्य के हालात लगातार बिगड़ते रहेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश के अंदर अस्पतालों में, CSC में, PSC में, सामुदायिक केंद्रों में हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर उनका बयान है। रामनगर के दौरे पर पहुंचे किशोर उपाध्याय ने इन तमाम खबरों को अफवाह बताया। किशोर उपाध्याय ने कहा कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इंदिरा जी के साथ काम करने का मौका मिला, राजीव जी के साथ काम करने का मौका मिला, सोनिया जी से लेकर के और राहुल जी और प्रियंका जी और सब लोगों से काम करने का मौका मिला है। तो मेरे ख्याल से इस तरह के कयास लगाना कोई अच्छी बात नहीं है और ये भविष्य बताएगा। हमारे 9 सूत्रीय मांगे हैं जिसमें शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के
हमारी ज़मीनों से लेकर के जल जंगल और ज़मीन के सारे इशूज़ रखे हैं। मैं हरीश रावत जी का आभारी हूँ कि वो सही रास्ते पर हैं, और जो दिल्ली में जो सरकार है, हमारा पानी वहाँ और बिजली वहाँ के लोगों को निःशुल्क दे रही है, और हम ऐसे नालायक हैं कि अपना वो अधिकार नहीं ले पा रहे हैं। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी में नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने से ये रोड बाधित है। दो गांव के पास में रोड पर मलबा गिरा है। भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन की तरफ से लैंडस्लाइड जोन के आसपास जेसीबी तैनात कर दी गई है। तो मलबा गिरने की वजह से नेशनल हाईवे बाधित है दो गांव के पास में। उत्तराखंड पुलिस विभाग से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। देहरादून के एक पुलिसकर्मी पर 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोपी पुलिसकर्मी को पॉक्सो एक्ट की धारा में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार सचिवालय के पास रहता है। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने रविवार शाम इस वारदात को अंजाम दिया। में एफआईआर जो है पॉक्सो एक्ट में और जो आईपीसी का 376 सेक्शन है उस पर लिखी गई है। जो एक्यूज्ड है उसकी हमने अरेस्टिंग कर ली है, और उसके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई है वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें जो भी लीगल कार्रवाई है वो इंडिपेंडेंटली चल रही है, और साथ ही डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो है वो भी अपने स्तर से स्टार्ट हो रही है। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों का ग्राफ फिर से बढ़ रहा है। हल्द्वानी शहर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट तो है। शहर से बाहर आने जाने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। अगर कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस मिलता है तो उसे फौरन आइसोलेट किया जा रहा है। साथ ही इस बात की भी निगरानी रखी जा रही है कि कंटेनमेंट जोन से कोई भी शख्स बाहर न जाने पाए। श्रीनगर में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 7 और लोगों के कोरोना के पॉजिटिव मिलने के बाद से सब्जी मंडी को सील कर दिया गया। दरअसल इन 7 लोगों में एक ही सब्जी मंडी में टेलर की दुकान है बताया जा रहा है, जिसके चलते सब्जी मंडी को सील कर दिया गया। श्रीकोट बाजार अब 3 दिनों तक के लिए बंद रहेगा। श्रीकोट के व्यापारियों को कोरोना संक्रमित होने की वजह से यह फैसला लिया गया। तो पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। खबर आपकी जुबान के और छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए गंगा सवेरा।